इन दिनों मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह पर आपको एक नाम सुनाई दे रहा है, लगातार सुनाई दे रहा है। वो नाम है ईडी का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, प्रवर्तन निदेशालय का। आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ सालों तक इसके बारे में कोई जानता भी नहीं था, लेकिन हालिया समय में ये देश का एक एक नागरिक इसको जानने लगा है, इसके बारे में जानता है। इसकी अपनी एक वजह है। दरअसल देश की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों और बीती सरकारों में मंत्री रहे कई बड़े नेताओं पर इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय का, ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हों या फिर शिवसेना के संजय राउत हों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष के नेता ईडी के मकड़ जाल में फंसे या फिर ईडी के शिकंजे में आए, और क्यों ये सरकार के राडार पर हैं, इसको समझने जैसी बात है। इस पर हमेशा एक बात आती रहती है। थोड़ा समझने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति को समझिए। महाराष्ट्र में संजय राउत पर जब कार्रवाई हुई तो अजीत पवार ने कहा कि ईडी को जो साक्ष्य मिले होंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जा रही होगी। इस पर क्या कहा जा सकता है? ये बहुत महत्व की बात है। ईडी यूं ही कार्रवाई किसी पर नहीं करती है। जब उसका स्कोप मिलता है या ऐसे कोई लूप होल्स मिलते हैं जिन पर कार्रवाई की जा सकती है, तभी ईडी इस तरह की कार्रवाई करती है। तो लिहाजा ये जितने नेता हैं, इनके साथ में वो कौन से लूप होल्स या वो कौन सी कमजोरियां जुड़ी होती हैं जिसकी वजह से ईडी को कार्रवाई करने का मौका मिल जाता है, क्या क्या हुआ है, ये समझना ज़रा दिलचस्प रहेगा। इस रिपोर्ट में ऐसे कई मामलों पर नज़र डालेंगे। पूरे मामले को हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। और हालिया मामलों में ईडी ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किए गए पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को 5 अगस्त तक हिरासत में रखा था। उधर दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मंगलवार 26 जुलाई को ही ईडी की पूछताछ खत्म हुई है। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाल के दिनों में किस किस विपक्षी नेता को या तो ईडी ने गिरफ्तार किया है या वो जांच के दायरे में है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार अपने खिलाफ बढ़ते विरोध की वजह से विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। अपने खिलाफ बढ़ते विरोध के स्वरों को दबाने के लिए केंद्र सरकार इस तरह से सरकारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी भी ईडी के शिकंजे में है। इस मामले में ईडी कांग्रेस के इन दोनों नेताओं से पूछताछ कर रही है, पहले भी की गई है। हाल ही में इस केस में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से 26 जुलाई को ही ईडी ने पूछताछ की थी। इन दोनों नेताओं पर नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर चलाने वाली कंपनी एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। ये केस यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की नई कंपनी और एजेएल के बीच हुए सौदे का है। गौरतलब है कि यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ ही ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा, मोतीलाल वोरा और सुमन दुबे को डायरेक्टर बनाया गया था। कंपनी में 76% शेयर सोनिया और राहुल गांधी के नाम है, बाकी के 24% शेयर अन्य डायरेक्टर्स के पास है। कांग्रेस पार्टी ने इस नई कंपनी को 90 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर दिए और बाद में इसी कंपनी को अधिग्रहित कर लिया। इसी को लेकर ईडी कांग्रेस के नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला रही है। उधर दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं पर चल रहे इस केस को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया है और कर भी रहे हैं, बल्कि इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। अब एक और नाम, संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में हैं और उनकी पत्नी से भी अब पूछताछ चल रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत भी अपनी पत्नी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की वजह से ईडी की जांच के दायरे में है। उन पर ईडी ने मुंबई के गोरेगांव उपनगर की पात्रा चावल घोटाले में एक पुनर्विकास परियोजना में कथित अनियमितताओं पर जांच बैठाई है। इस केस में गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक प्रवीण राउत को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद ही संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत ईडी के निशाने पर आए थे। इन पर आरोप था कि प्रवीण ने 55 लाख रुपए वर्षा राउत के अकाउंट में डाले। इसी पैसे से वर्षा राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा था और ये पैसा परेशानी का सबब बन गया है। हालांकि वर्षा राउत बता चुकी हैं कि उन्होंने उधार लिया था प्रवीण राउत की पत्नी से और वापस कर दिया गया है, लेकिन ये उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। इतनी बड़ी परेशानी कि इस मामले में आरोपों का सामना कर रहे सांसद संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा को ईडी ने पूछताछ के लिए न सिर्फ समन भेजा, बल्कि गिरफ्तार कर लिए गए संजय राउत, और इसके बाद में अब वर्षा राउत को भी बुला लिया गया है। दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी की जा रही है। 31 जुलाई को शिवसेना सांसद संजय राउत को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके घर से 11.5 लाख रुपए बरामद किए गए थे। अदालत ने राउत को 4 दिन की रिमांड पर भेजने के ऑर्डर दिए थे। उसके बाद में उनकी इस हिरासत को बढ़ा दिया गया, 8 तारीख तक के लिए, 8 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। टीएमसी के पार्थ चटर्जी भी ईडी के दायरे में, बंगाल का बड़ा चर्चित नाम हो गया है। बेहाला दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं पार्थ चटर्जी और उनकी साथी अर्पिता मुखर्जी को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों पर साल 2014 और 2021 के बीच पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में करोड़ रुपए के भर्ती घोटाले के आरोप पर यह कार्रवाई की गई थी। इस घोटाले के वक्त पार्थ चटर्जी रक्षा के
इस घोटाले के वक्त पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। ईडी ने छापेमारी में अर्पिता मुखर्जी के घरों से 50 करोड़ से ज्यादा नकदी और सोना भी बरामद किया था। बीते हफ्ते टीएमसी ने चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया था और पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया था। 5 अगस्त को कोलकाता की अदालत ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को जमानत की दलीलें सुनने से उनकी इनकार कर दिया और अदालत ने इन दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। टीएमसी के सांसद अभिषेक भी ईडी के निशाने पर हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी ईडी के निशाने पर हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक पर प्रदेश में कोयला घोटाले के मामले में ईडी की जांच का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ईडी ने सांसद बनर्जी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। टीएमसी सांसद बनर्जी पर आरोप है कि आसनसोल के निकट कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाके में ईस्टर्न कोल फील्ड्स की पट्टों पर दी गई खदानों में कोयले का अवैध खनन किया गया। इसमें सांसद बनर्जी का भी हाथ रहा है, यानी वो भी ईडी की जांच के दायरे में आते हैं और ये ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। सीबीआई के मुताबिक जांच में 1300 करोड़ रुपए के वित्तीय लेन देन का पता चला है। इस मामले में 2 महीने पहले ही ईडी ने उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी से भी पूछताछ की थी। उधर पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में भी बीजेपी नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के शामिल होने के आरोप लगाए थे। अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की। आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन भी ईडी के शिकंजे में है। 30 मई को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2017 में दर्ज किए गए केस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में आप नेता जैन को गिरफ्तार किया था। उन पर दिल्ली में जमीन खरीदने में काले धन का पैसा लगाने का आरोप है। फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच चल रही है, वो भी इस दायरे में आते हैं। ये केस जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में 113 करोड़ रुपए की अनियमितता का है। जब ये घोटाला हुआ था तब अब्दुल्ला जेकेसीए के चीफ थे। मई में ईडी ने उनके खिलाफ एक एक्स्ट्रा चार्जशीट दायर की थी। इसके अलावा दिसंबर 2020 में ईडी ने अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपए की आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की कुर्की की थी, लेकिन अब्दुल्ला इन आरोपों को नकारते रहे हैं। एनसीपी के अजीत पवार क्यों चुप बैठे हैं? शरद पवार बड़ा सवाल उठता है। अजीत पवार भी जो उनके भतीजे हैं और एनसीपी के नंबर 2 कहे ही जाते हैं, एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अभी तक थे अजीत पवार, अपने परिवार के सदस्यों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच के घेरे में हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि कई बेनामी संपत्तियों में अवैध धन का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें हाल ही में कुर्क किया गया था। एनसीपी के ही नेता नवाब मलिक को ईडी ने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके कुछ नज़दीकी साथियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। मलिक के खिलाफ ईडी ने अदालत में 5000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। हालांकि मलिक ने इन आरोपों को नकारा था। इन दिनों एनसीपी के नेता नवाब मलिक जेल में है, लेकिन अजीत पवार जो है वो उनके ऊपर भी लगातार खतरा मंडरा रहा है। अब एक और नाम आता, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी से भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, वो निशाने पर हैं। साल 2018 में उनके भतीजे भूपिंदर सिंह हनी के अवैध रेत खनन मामले में पूछताछ के लिए ईडी उन्हें भी तलब कर चुकी है। पंजाब के चुनावी अभियान में अवैध रेत खनन का मुद्दा भी आपको याद होगा चर्चित मुद्दों में से एक था। अभी तक हमने आपको उन नेताओं के बारे में बताया जो ईडी के शिकंजे में हैं, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं जहाँ जब आग लगी है, धुआं उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी, तो कोई ना कोई वजह है, कुछ ना कुछ संलिप्तता है जिसकी वजह से ईडी ये कार्रवाई करती है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ इन्हीं नेताओं को टारगेट किया गया? ये सवाल आता है, राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। इस देश में न जाने कितने ऐसे नेता हैं जो कुछ संपत्तियों के मालिक हैं, अवैध कमाई करते हैं, घोटाले भी किए हैं, लेकिन आज तक ईडी उनके चौखट पर नहीं गई। तो इसका प्रमुख कारण है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं, वो कहते हैं कि नेता राजनीतिक तौर पर काफ़ी मजबूत हैं, और अगर इनको ऐसे मामलों में जांच के दायरे में लाया जाएगा तो इनकी पार्टी से लेकर इनके जनाधार को कमजोर किया जा सकता है। ये राजनीतिक बयानबाजी है। इस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से कही जाती है, राजनेता इस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन हमने आपको पहले भी अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि ईडी कार्रवाई करती है। ऐसा नहीं है कि व्यवसायियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है या सिर्फ राजनेताओं पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन राजनेताओं पर होने वाली कार्रवाई ज़्यादा चर्चा का विषय बनती है। इसका विरोध ये तमाम राजनीतिक दल करते हैं, चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला हो, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, एनसीपी के कार्यकर्ता या फिर नेता इसका विरोध करते रहे हैं, या फिर शिवसेना के अब हम देख रहे हैं कि तमाम नेता विरोध कर रहे हैं संजय राउत की गिरफ्तारी का। तो ये इसलिए बड़ा हो जाता है मामला, लेकिन ईडी अपनी कार्रवाई करती है। चर्चा का विषय तब बनती है जब राजनीतिक लोगों पर यह कार्रवाई होती। ये बात सही है कि हाल के दिनों में गैर बीजेपी शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल, पंजाब,
दिल्ली या फिर महाराष्ट्र ऐसी जगहों पर ईडी की कार्यवाहियां ज़्यादा देखने को मिली और इसकी वजह से भी ये राजनीतिक उठापटक और ये जो बयानबाजी सुनने को मिल रही है इसका दौर बढ़ा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।